Hello everyone, this is Archie Verma and this video is part 2 of the chapter Cell Cycle and Cell Division. But before starting the video, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल ओपन किया है and you can join my channel to solve your doubts completely for free. So let's start with the video. अभी तक हमने माइटोसिस की दो स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं या दो फेजेस हैं, प्रोफेज और मेटाफेज, उनके बारे में देखा. थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन फाइबर्स का, जो कि क्रोमोसोम बनाता है. साथ ही साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, ये सारे के सारे डिसअपेयर होने लगते हैं. मेटाफेज आते आते मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और स्पिंडल फाइबर्स ये मेटाफेजिक प्लेट जो थी उसका फॉर्मेशन कराती है. बेसिकली नॉर्मल क्रोमोसोम्स हमें देखने लग जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर्स है वो काइंटोकोर्स के साथ में अटैच होती है और मेटाफेजिक प्लेट में उसे अरेंज कर देती है. अब बात करते हैं एनाफेज के बारे में. एनाफेज जो फेज़ है इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम बना लेती है. सेंट्रियोल्स 90 डिग्री पे लग करके सेंट्रोसोम बनाती है और ऑपोजिट पोल्स पे चली जाती है. कब जाती है? प्रोफेज के अंदर. और वहाँ से जाकर के स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करने लगती है मेटाफेज के दौरान और मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करती है मेटाफेज के अंदर ही. अब क्या होता है एनाफेज के अंदर, ये जो स्पिंडल फाइबर जो काइंटोकोर्स के साथ में अटैच हो रही थी, ये स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे करते करते शॉर्ट होने लगती है. अपना जो उसका साइज़ है, उसकी जो लेंथ है उसको कम करने लगती है. साइज़ नहीं बोलना चाहिए, लेंथ बोलना चाहिए. उसकी लेंथ होती है उसे कम करने लगती है. अब जस्ट इमेजिन हमने क्या किया है, हमने कोई बॉल ले लिया है या फिर कोई पेपर ले लिया है. पेपर ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है. पेपर ले लिया है और उसको दोनों साइड से बांध दिया है और दोनों साइड से जो हमने जिस रस्सी से बांधा है, जो भी धागे से बांधा है, जिस भी चीज़ से बांधा है, उसको धीरे धीरे खींचना शुरू कर दो. ऑब्वियसली बात है, पेपर बीच में से फट जाएगा. उसी तरीके से क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जो सेंट्रोसोम दोनों साइड पे यानी कि दोनों पोल्स पे लगे हैं और स्पिंडल फाइबर उससे अटैच है, और जब वो स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे अपने आप को शॉर्ट करना स्टार्ट करती है, उसी दौरान क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम है उसका जो सेंट्रोमियर होता है वो फटता है, या फिर बोल सकते हो वो ब्रेक होता है, या फिर वो स्प्लिट होता है. और जैसे इसकी स्प्लिटिंग होती है, जो हमारे क्रोमोसोम थे, जो हमारी, जैसे मैं बताया कि हमारी जब सिंथेसिस फेज के अंदर जब हमारा क्रोमोसोम का नंबर तो इंक्रीज़ नहीं हुआ ना, क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ, लेकिन जो क्रोमैटिन मटेरियल था यानी या फिर बोल सकते हो जो डीएनए था वो डबल हुआ था, रेप्लिकेट हुआ था डीएनए. इस वजह से हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स हमें देखने को मिलती है. अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो यहाँ पे बनी थी वो क्या करेगी, वो स्प्लिट होगी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हुआ है. तो क्या होगा, ये जो एक क्रोमोसोम था कंप्लीटली वो बीच में से स्प्लिट होगा. मतलब जो सिस्टर क्रोमैटिड वाला पार्ट था एक साइड जाएगा और जो दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड वाला पार्ट होगा वो दूसरी साइड जाएगा. ठीक है, दोनों पोल्स की तरफ निकल जाएंगे. अब आगे की तरफ यानी कि जो जहाँ से एग्जैक्टली फोर्स जनरेट हो रहा है वो वाला पार्ट यानी कि स्पिंडल फाइबर से आ रहा है, और वो स्पिंडल फाइबर से जो अटैच वाला पार्ट है डायरेक्टली वो सेंट्रोमियर होगा, और इस वजह से उसको लीडिंग एज बोलते हैं. अब अगर एग्जाम में पूछते हैं कि लीडिंग एज क्या होता है, तो आप बोलोगे पहला प्रायोरिटी आपको देना है सेंट्रोमियर को, और देन अगर सेंट्रोमियर ऑप्शन में नहीं है तब आप जाओगे काइनेटोकोर्स की तरफ. मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जब ये स्प्लिटिंग होती है, जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, तो आपको देखने को मिलता है कि जैसे एग्जाम्पल मान लो हम कहीं गली में खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और हमारी मम्मी आई और हमें पीछे से खींच रही है. ठीक है, तो हमारी हाथ और पैर जो है वो उसी साइड में जहाँ पे प्लेग्राउंड है उस साइड में हम हाथ पैर कर रहे हैं. एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन करो. ठीक है, कि हम किसी को भी पर्टिकुलरली खींच रहे हैं, तो उसके जैसे हम कार्टून में भी देखते थे ना कि अगर किसी को खींचा जा रहा है तो उसके हाथ पैर पीछे रह गए, समथिंग लाइक दैट. तो वैसे ही एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि जो उसकी आर्म्स होती हैं, जब फोर्स जनरेट हो रहा है, सेंट्रोमियर खींच रहा है, तो जो उसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी उसकी आर्म्स जो हैं वो पीछे की तरफ यानी कि जहाँ पे मेटाफिजिक प्लेट थी सेंटर में, उसकी तरफ ही पीछे की तरफ ट्रेलिंग बिहाइंड करते हुए जाएंगी. उसके बाद में जो हमारा जहाँ से फोर्स जनरेट हो रहा है यानी कि जो स्पिंडल फाइबर वाला पार्ट है वहाँ, बिकॉज स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो रही है तो वहाँ से ही मेनली फोर्स जनरेट हो रहा है, जो कि जो स्प्लिटिंग हुई है सेंट्रोमियर की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. और उसके साथ में अटैच हो रखा है हमारा सेंट्रोमियर. तो लीडिंग एज जो इस पर्टिकुलर पूरा प्रोसेस को करा रहा है, लीडिंग पार्ट कौन सा होगा, हमारा सेंट्रोमियर. अगर आपको क्वेश्चन में दिया कि सेंट्रोमियर ऑप्शन में नहीं है, तब आप सेकंड प्रायोरिटी दोगे काइनेटोकोर को. लेकिन पहली प्रायोरिटी अगर आपको पूछा जाता है कि लीडिंग एज कौन सा पार्ट बनाता है, तो आप पहला मार्क करना सेंट्रोमियर. नेक्स्ट क्या होता है, जैसे हमने बताया कि ये कंप्लीटली स्प्लिटिंग होती है और पोल्स की तरफ जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो चली जाती हैं. सिस्टर क्रोमैटिड्स जब वहाँ पे पहुँचती हैं तो वो डॉटर क्रोमैटिड्स बनाती हैं और आगे जाकर के डॉटर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती है नए सेल के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट फेज़ के ऊपर आते हैं जिसका नाम है टीलोफेज. टीलोफेज में पहली बात तो यहाँ पे जो भी पूरा ये मूवमेंट होता है ना, जिसमें कि वो पोल्स की तरफ मूव करता है सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड सो ऑन, वो कंप्लीटली अपने पोल्स तक पहुँच जाती हैं. और दूसरी चीज़ ये होता है कि ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को अब डीकंडेंस करने लगते हैं. कंडेंसेशन हुआ था, जैसे मैं बताया कि पानी से बर्फ़ बनती है तो उसका कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना. तो
उसी तरीके से जब हमारा क्रोमैटिन मटेरियल से जब क्रोमोसोम बना था तो उसको बोल रहे थे कंडेंसेशन, जो कि हो रहा था प्रोफेज के अंदर। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा जो न्यूक्लियर डिवीजन था वो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद साइटोकाइनेसिस आएगा। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, अब आएगा इसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे ये जो लास्ट फेज है टीलोफेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, इसमें क्या होगा, जो अब क्रोमोसोम का कोई काम नहीं है तो क्रोमोसोम को वापस डीकंडेंस कर दिया जाएगा। तो जो भी क्रोमोसोम्स आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड करते हुए जो भी सिस्टर क्रोमैटिड्स पीछे अब वहाँ तक पहुँची हैं, यानी कि पोल्स तक पहुँची हैं टीलोफेज के अंदर, अब ये पोल्स पे पहुँचने के बाद अपने आप को डीकंडेंस कर लेंगी, यानी कि क्रोमोसोम से वापस अपने आप को क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट कर लेंगी। उसके साथ साथ में हमारे जो स्टार्टिंग में प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सब गायब हो गया था, वापस यहाँ पे आने लगेगा। टीलोफेज के अंदर वापस वो चीज़ें आने लग जाएंगी, अपीयर होने लग जाएंगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो कि इन सारे जो ये पर्टिकुलर कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, इसका जो कम्प्लीटली स्प्लिटिंग हो रही है या फिर पर्टिकुलरली चीज़ें जो हैं नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन इसमें कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है ना, तो उसमें कौन सा केमिकल है जो कि रोल प्ले कर सकता है। मतलब अगर जैसे हम लैब में कभी भी काम करते हैं और हमें ये जो स्पिंडल फाइबर है इसकी फॉर्मेशन को, या फिर जो ये कम्प्लीटली स्प्लिटिंग होती है ना, ये जो डिवीजन होता है जो हमारे क्रोमोसोम्स है उनका एनाफेज के अंदर, उसको अगर हमें कुछ गड़बड़ करना है तो हम कॉल्चिसिन का यूज़ करते हैं। ओके, अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस एक, देखो पहली बात तो माइटोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस के लिए नहीं होता, जैसे मैंने पहले बता दिया था। इंटरफेज के अंदर G1 आता है, S आता है और देन G2 फेज आता है। लेकिन उसी जगह जब हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस के अंदर दोनों ही आते हैं, कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस यानी कि सेलुलर डिवीजन, यानी कि सेल डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। पहले बात करते हैं एनिमल सेल के लिए। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में कोई भी बाहर की कवरिंग नहीं होती, यानी कि सिंपल सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती, सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो सिंपल सा क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रीपीटल तरीके से, यानी कि जैसे हमें पता है ना कि जब भी हम सर्कुलर मोशन में होते हैं तो सेंट्रीपीटल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हो। सेंट्रीपीटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होता है। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है कि जो हमारा एनिमल सेल होता है वहाँ पर जब भी डिवीजन होता है तो वो बाहर से अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ सेंट्रीपीटल तरीके से होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी बाहर की हार्ड लेयर नहीं है जो कि सेलुलर डिवीजन को या फिर साइटोकाइनेसिस को लाइक रेजिस्ट करे। ठीक है, तो जो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो दो सेल की बेसिकली हमें पता है ना कि ऑब्वियसली दो पोल्स बन रखे हैं सेल में। इमेजिन करो टीलोफेज हो चुका है, टीलोफेज की बात क्या होगा, तो दो जो पोल्स बने हुए हैं है ना, यहाँ से क्या होगा कि बाहर की तरफ से अंदर की तरफ एक फरो जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, बनने लग जाएगा। और धीरे धीरे करते करते, जैसे बाइनरी फिजन में होता था ना, वैसे ही बाहर की तरफ से धीरे धीरे करते सेंटर पे आके मिल जाएगा और दोनों सेल अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से एनिमल में फरो के थ्रू या फिर बोल सकते हो सेंट्रीपीटल तरीके से डिवीजन होता है, जो साइटोकाइनेसिस होती है उस तरीके से होती है। लेकिन जब आप बात करोगे अबाउट द प्लांट्स, तब आपको देखने को मिलेगा कि बाहर जो है ना वो प्लांट की सेल वॉल होती है, और सेल वॉल तो हमें पता है कि हार्ड होती है, रिजिड होती है, कि जो सेल वॉल होती है वो हमें रिजिडिटी प्रोवाइड कर ही रही होती है हमारे प्लांट सेल को। तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब फरो तो बन नहीं सकता। तो उस कंडीशन में क्या होती है, जैसे टीलोफेज हो जाता है, सेंटर में जो दो पोल्स हैं उनके सेंटर में आकर के कम्प्लीटली एक सेल प्लेट नाम का स्ट्रक्चर बनने लग जाता है धीरे धीरे, जो कि बाहर की तरफ ग्रो कर रहा होता है, यानी कि जो साइड वॉल्स है ना बेसिकली उनकी तरफ ग्रो कर रहा होता है। और जैसे जैसे ये ग्रो करता चला जाएगा वैसे वैसे ये जो लाइक इसको आप आगे जाकर के मिडिल लैमेला भी बोल सकते हो, वैसे वैसे करते करते ये जो कम्प्लीटली जो दो पोल्स हैं वो अपने आप को दो सेल में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल के लिए, तो वहाँ पे फरो के थ्रू फॉर्मेशन होता है, या फिर बोल सकते हो फरो के थ्रू साइटोकाइनेसिस होता है, और उसको बोलते हो सेंट्रीपीटल, बिकॉज सेंट्रीपीटल फोर्स जो होता है जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो अंदर की तरफ लग रहा होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि फरो जो है वो बाहर से, या फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगाते हुए से अलग अलग दो सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बोलोगे कि सेंट्रीपीटल है। या फिर हम बात करते हैं जब अबाउट द प्लांट सेल्स, तो वहाँ पे सेल वॉल होती है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट जो है वो इतना इजीली नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में सेंटर में आकर के एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको आगे जाकर के हम मिडिल लैमेला बोल सकते हैं। और वो धीरे धीरे क्या करती है, वो बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू करती है, और जैसे जैसे बाहर की तरफ ग्रो करेगी वैसे वैसे आगे जाकर के दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो सेल प्लेट थी वो आगे जाकर के मिडिल लैमेला कहलाती है। और इस तरीके के सेल डिवीजन को, या फिर इस तरीके के साइटोकाइनेसिस प्रोसीजर को, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ओके, मतलब अगर पूछेंगे प्लांट सेल तो हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल से वो लाइक डायरेक्टली लिंक्ड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में कि
जो हमारी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं वो भी डिवाइड करती हैं। तो कैसे करती हैं, देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा जीवन फेज चल रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर सेल का, और उसे डिवाइड करना है आगे जा करके। ऑब्वियसली बात है एस फेज आएगा, नहीं सब चीज़ें होंगी, वो अपने आप को डिवाइड करेगा। तो नॉर्मल हमने डीएनए का जो रेप्लिकेशन था वो तो देख लिया, लेकिन ऑर्गेनेलीज किस तरीके से होती हैं। जैसे मान लो कि हमारा एक सेल है पर्टिकुलर, उसमें मेरे पास, मैं कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनेली उठा लेती हूँ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, मेरे पास 6 माइटोकॉन्ड्रिया हैं मेरे सेल में जीवन फेज के अंदर। तो अगर मैं आगे जाकर के, जैसे मान लो कि मैं अगर इनकी डुप्लीकेशन के बारे में या फिर इनके रेप्लिकेशन के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ कि इनका कंटेंट जो है वो, या फिर इनका ये जो पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी डबल हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि जब डॉटर सेल्स बनेंगे तो 3 एक डॉटर सेल में जाएगा और 3 एक में जाएगा। फिर आगे जाकर के जब डॉटर सेल्स डिवाइड करेंगे अपने आप को, तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो एग्जैक्टली होता क्या है ना, जब पर्टिकुलर हमें हमारा जो सेल होता है जब उसको डिवाइड करना होता है, तब वो जीवन फेज के अंदर ही इन सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी डिवाइड कर लेता है जीवन फेज के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पे एनसीईआरटी में साइटोकाइनेसिस वाले पोर्शन में दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का भी डिवीजन, मतलब लाइक साइटोकाइनेसिस में वो भी डिवाइड होती हैं दोनों सेल्स के बीच में, जो डॉटर सेल्स बन रही हैं उनके बीच में। तो डॉटर सेल्स में बटने के लिए भी उनका पहले इक्वल नंबर में होना जरूरी है, अदरवाइज तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी आगे जा करके। इस वजह से ये जीवन फेज में ही अपने आप को डिवाइड करती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड है, ये भी अपना नंबर इंक्रीज करती है, और जब फिर पर्टिकुलर साइटोकाइनेसिस आता है तब ये आपस में आधे आधे सेल्स में बढ़ जाती है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। यानी कि जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे हमें पूछते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन सिंथेसिस फेज में होता है। लेकिन अगर पूछते हैं ऑर्गेनेली अपने आप को डिवाइड कैसे कब करती है, अपना जो नंबर है वो कब इंक्रीज करती है, तो हम बोलेंगे जीवन फेज के अंदर, ठीक। साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया था कि कॉल्चिसिन क्या करता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं उनका जो डिवीजन होता है उसको लाइक अनइवन सा कर देता है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें क्रिएट कर देता है, जिसमें कि हमारा जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है या ना एन्यूप्लॉइडी कंडीशन है वो हमें देखने को मिल जाती है। अब एक और बात करते हैं कि अगर क्या हो कि कैरियोकाइनेसिस हो जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो। अगर कैरियोकाइनेसिस हो जाता है सेल के अंदर, तो यानी कि इसका जो नंबर होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो तो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस तो इंक्रीज़ हो गया, क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो गया एक बार को, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यानी कि सेल का डिवीजन नहीं हुआ। यानी कि एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कोकोनट। जब हम बात करते हैं हम बात करते हैं ना नारियल पानी, नारियल पानी के अंदर वो कंडीशन हमें देखने को मिलती है जिसके अंदर कि हमारा साइटोकाइनेसिस तो नहीं हुआ है, लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस था वो हो गया है, न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के अंदर, लेकिन अभी उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, सेलुलर डिवीजन नहीं हुआ है। और जैसे जैसे वो जो उसका बाहर का कर्नल वाला एरिया होता है ना, जिसमें वाइट देखते हैं, है ना, वाइट लगा होता है नारियल के अंदर, तो वो जो पार्ट है उसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो करके, जब ये जो अंदर का जो पानी होता है नारियल पानी, जब उसमें साइटोकाइनेसिस होने लगता है, तब वो आगे जाकर के जो कर्नल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम जी नॉट फेज के बारे में और मियोसिस में बेसिक्स के बारे में देखेंगे।